Good evening, everyone. कैसे हो आप सब? How are you all? कल के टॉपिक में किसी को कोई डाउट है क्या? कल के टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? तो मेरे को डिफरेंस बताओ थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के बीच में। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के बीच में डिफरेंस बताओ। यस, थैलेसीमिया में क्या होता है? द बॉडी प्रोड्यूसेस इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन which leads to smaller, fragile and fewer red blood cells. ये थैलेसीमिया में होता है, हमारी बॉडी हीमोग्लोबिन कम मात्रा में प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से फ्रेजाइल फ्यूअर रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया के केस में जो बॉडी है वो डिफेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से जो आरबीसी है वो रिजिड और क्रीसेंट शेप का हो जाता है। थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है और सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटी डिसऑर्डर है।
क्वालिटी डिसऑर्डर क्यों है? क्योंकि उसमें क्वालिटी ऑफ हीमोग्लोबिन खराब होती है। और वो थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव क्यों है? क्योंकि हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम प्रोड्यूस होती है, इस वजह से। और ये दोनों डिसीजेस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि दोनों पेरेंट्स से जीन पास ऑन होना चाहिए चिल्ड्रन में, तभी ये डिसऑर्डर्स होंगे। ठीक है। किसी को इन दो टॉपिक्स में डाउट है, थैलेसीमिया और रेड ब्लड सॉरी सिकल सेल एनीमिया में? क्लियर है ना ये दोनों सबको? ठीक है। एक बार कल का क्लास रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कल हमने डीएनए और जेनेटिक डेटा के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने डीएनए के स्ट्रक्चर और डेटा एनालिसिस को कवर किया था। सबसे पहले डीएनए क्या होता है? डीएनए को एक इंस्ट्रक्शन बुक समझो, इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह वो काम करता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जेनेटिक मटेरियल है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। डीएनए जो है वो बॉडी को बताता है कि आई कलर क्या होगा, हेयर टाइप क्या होगा, हाइट क्या होगी, स्किन के फीचर्स, या फिर बॉडी कैसे क्या फंक्शन करेगी। डीएनए कहाँ पे पाया जाता है? डीएनए मिलता है इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल। आफ्टर दैट डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होता है, विच इज गिवन बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इट इज लाइक अ ट्विस्टेड लैडर, जिसमें जो साइड्स होती हैं वो शुगर प्लस फॉस्फेट की बनी हुई होती हैं, और जो स्टेप्स होते हैं वो नाइट्रोजिनियस बेसिस से बने होते हैं। 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इनका पेयरिंग रूल क्या होता है? ए पेयर्स विद टी एंड जी पेयर्स विद सी। आफ्टर दैट जीन्स क्या होते हैं? जीन्स आर स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जैसे हम डीएनए को एक फुल बुक समझ सकते हैं, जीन उसका एक सिंगल रेसिपी की तरह होता है। जो जीन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर ट्रेट को डिसाइड करते हैं, डेडिकेटेड होता है हर एक जीन एक पर्टिकुलर फीचर के लिए। फॉर एग्जाम्पल हेयर कलर के लिए एक सिर्फ एक स्पेसिफिक जीन होगा, ब्लड ग्रुप के लिए एक स्पेसिफिक जीन होगा, आई कलर के लिए एक स्पेसिफिक जीन होगा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन मींस इंस्ट्रक्शंस जो स्टोर्ड होते हैं डीएनए के अंदर, उसको जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहा जाता है। कैसे इंस्ट्रक्शंस? इंस्ट्रक्शंस जैसे बॉडी की ग्रोथ क्या होगी, प्रोटीन फॉर्मेशन कब कैसे कितना होगा, या फिर कोई डिजीज का रिस्क तो नहीं है फ्यूचर में, प्रेजेंट में, या फिर इनहेरिटेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। For example, if parents have certain disease genes, then child may inherit the risk of that disease. उसके बाद हमने देखा था डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है। इसका डीएनए सीक्वेंसिंग का मीनिंग होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ बेसेस इन डीएनए। जो ये एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन है, ये किस ऑर्डर में अरेंज्ड है, इस ऑर्डर को डिटरमाइन करना, इस प्रोसेस को डीएनए सीक्वेंसिंग कहा जाता है। इस सीक्वेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द जीन्स, टू डिटेक्ट द म्यूटेशंस. Also it helps us to study the genetic differences, also helps us to identify the diseases, and also in the development of medicines or in the field of crime investigation.
फॉर एग्जाम्पल जो कोविड वायरस था उसको उसकी जीनोम को सीक्वेंस किया गया था, सीक्वेंसिंग की मदद से ही साइंटिस्ट ने जो म्यूटेशन है उसको ट्रैक किया था। स्टोर यहाँ क्या कहाँ पे किया जाता है डीएनए का डेटा? डीएनए के डेटा को डिजिटली स्टोर किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम्स के द्वारा, जैसे कि हम डेटाबेसेस में स्टोर कर सकते हैं। डेटाबेसेस में स्टोर कर सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज होता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स होते हैं। इसमें क्या मदद मिलती है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए डेटा होता है उसको एफिशिएंट स्टोरेज सिस्टम की जरूरत पड़ती है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमारी इसमें मदद करती है। ठीक है। फिर बात करते हैं डीएनए डेटा एनालिसिस। डीएनए डेटा एनालिसिस क्या होता है? डीएनए के डेटा को एनालाइज किया जाता है यूजिंग द कंप्यूटेशनल टूल्स। ये टूल्स एनालिसिस करती हैं और ये क्या इंक्लूड करती हैं? इनके थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं डीएनए के सीक्वेंसेस को, आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट तरह के पैटर्न्स को। फिर हम इसकी मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहीं कोई म्यूटेशन तो नहीं है। इसकी मदद से हम रॉ डेटा को यूजफुल नॉलेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की मैं बात करूं, तो जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर में डिजीज डायग्नोसिस में ये हेल्पफुल है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में ये हेल्पफुल है ताकि कल्प्रिट को पकड़ा जा सके, फॉरेंसिक साइंस में ये यूजफुल है, फैमिली की टेस्टिंग में यूजफुल है, जैसे पैटर्निटी टेस्ट किए जाते हैं वो इसकी मदद से आसान हो जाते हैं और काफी हेल्पफुल होता है। रिसर्च सेक्टर में मेडिसिन की डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्रॉप्स की इम्प्रूवमेंट में, तो इस जगह पे हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स को इस्तेमाल करते हैं, डीएनए डेटा को यूज किया जाता है। ये आपके असाइनमेंट का टॉपिक था कल, इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए डेटा। आपको एटलीस्ट 2 रियल लाइफ एप्लीकेशंस जो है वो इंक्लूड करनी है। आई होप कल के सेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब समझ में आया होगा। मैं वीडियो ऑफ नहीं करती हूँ, जब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तो वीडियो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, और जब मेरी स्क्रीन शेयर नहीं होती है तो मेरा वीडियो ऑन रहता है जब मैं इंटरेक्शन करती हूँ। सबको समझ में आया यहाँ तक? कल की क्लास में किसी को कोई दिक्कत है प्लीज बताओ मुझे। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टूल्स यूज्ड इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स।
By the end of this session, you'll understand the basic tools which are used in bioinformatics. Then you'll learn about biological databases. Then you'll get to know about sequence alignment and how the biological data is researched and visualized. ठीक है? जस्ट इमेजिन अगर किसी साइंटिस्ट के पास लाखों डीएनए सीक्वेंसेस हैं तो वो उन सबको नोटबुक में लिखेगा क्या? एग्जैक्टली ये चीज हम पहले डिस्कस कर सके हैं, वो इतनी सारी सीक्वेंसेस को क्यों लिखेगा नोटबुक में? नहीं लिखेगा। और अगर उसको किसी डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर करना हो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए से, तो वो चीज वो मैन्युअली करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इतना सारा डीएनए बायोलॉजिकल डेटा होता है, इतनी सारी सीक्वेंसेस होती हैं, उस सबको वो लिखेगा, कंपेयर करेगा। इमेजिन करो कितना टाइम लगेगा और कितना डिफिकल्ट और हेक्टिक प्रोसेस होगा ये उस साइंटिस्ट के लिए। अगेन ये चीज इम्पॉसिबल है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स को हम लोग यूज करते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स क्या होता है? सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम्स होते हैं जो बायोलॉजिकल डेटा को स्टोर, सर्च, कंपेयर और एनालाइज करते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स क्या होते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स क्या होते हैं? ये सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग बायोलॉजिकल डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, उसके बारे में सर्च कर सकते हैं, उस बायोलॉजिकल डेटा को कंपेयर कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। ये काम होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग डेली लाइफ में गूगल को यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, वैसे ही साइंटिस्ट जो हैं वो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए स्पेशल टूल्स को यूज करते हैं। तो आज हम इन्हीं टूल्स को समझने वाले हैं। समझ में आया बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स क्या होता है? अगर कंप्यूटर यूज करना नहीं आता है तो सीख लो। आई एम सो सॉरी, मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाती हूँ, कंप्यूटर मेरा सब्जेक्ट नहीं। मुझे बेसिक्स भी नहीं आते मिस्टर राहुल। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको खुद आते होंगे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स की डेफिनेशन में कोई डाउट है? बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी मदद से हम बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को सर्च, स्टोर, एनालाइज और कंपेयर कर सकते हैं। एम आई क्लियर टिल हियर? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल डेटाबेसेस क्या होते हैं। डेटाबेस जो वर्ड मैं यूज कर रही हूँ इसका मतलब होता है डेटा को प्रॉपरली स्टोर करने की जगह। डेटाबेस जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है डेटा को प्रॉपरली स्टोर करने की जगह। ठीक है? जैसे कि स्कूल डेटाबेसेस होते हैं, उनमें क्या होता है? स्कूल डेटाबेसेस में क्या स्टोर किया जाता है? एक स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, उसकी अटेंडेंस, उसके मार्क्स या उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो जरूरी है स्कूल के लिए, वो एक स्टूडेंट की डेटाबेस में स्टोर की जाती है। वैसे ही तो जो बायोलॉजिकल डेटाबेसेस है उसमें क्या स्टोर किया जाता है? उसमें डीएनए के सीक्वेंसेस, आरएनए के सीक्वेंसेस,
प्रोटीन्स के सीक्वेंसेस, डिजीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फिर जीनोम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। डेटाबेस का मतलब समझ में आया? डेटाबेस का मीनिंग समझ में आया? ठीक है। अब देखो, अगर साइंटिस्ट एक न्यू बैक्टीरिया को डिस्कवर करता है और उसका डीएनए सीक्वेंस निकालता है, तो वो उस डेटा को डेटाबेस में अपलोड करेगा ताकि जो बाकी साइंटिस्ट हैं वो भी उस इंफॉर्मेशन को देख सके, पढ़ सके और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सके। समझ में आया? अगर एक साइंटिस्ट है, उसने कोई न्यू बैक्टीरिया डिस्कवर किया और उसका डीएनए सीक्वेंस निकलता है, तो वो क्या करेगा साइंटिस्ट? वो डेटाबेस में जाएगा और उस डेटा को अपलोड कर देगा जो भी उसे पता चला है। इससे क्या होगा, जो बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट हैं उनको भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब दो तरह के डेटाबेसेस होते हैं, प्राइमरी डेटाबेस होता है और सेकेंडरी डेटाबेस होता है। जो प्राइमरी डेटाबेस होता है, यहाँ पर ओरिजिनल और रॉ डेटा को स्टोर किया जाता है। प्राइमरी डेटाबेस में ओरिजिनल रॉ डेटा को स्टोर किया जाता है, जैसे कि जेन बैंक एक डेटाबेस है। दूसरा टाइप होता है सेकेंडरी डेटाबेस। सेकेंडरी डेटाबेस में एनालाइज्ड किया हुआ डेटा है, उसे स्टोर किया जाता है। जिस डेटा को पहले एनालाइज कर लिया गया है, उस डेटा को सेकेंडरी डेटाबेस में अपलोड किया जाएगा। समझ में आया? अगर आप लोगों को अटेंडेंस का इतना इश्यू आ रहा है, तो यू गाइस में कांटेक्ट टू द सर ना अबाउट दिस प्रॉब्लम। आस्क देम हाउ वुड दिस प्रॉब्लम गेट सॉल्व्ड, क्योंकि मुझे नहीं पता ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, ये कोई टेक्निकल इशू है। किसी को इधर डाउट है क्या इस टॉपिक में? डेटाबेस से डेटाबेस से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। जेन बैंक मैंने आपको बताया, ये एक बहुत ही वाइडली यूज्ड डेटाबेस है। जेन बैंक एक बहुत ही फेमस डेटाबेस है। यहाँ पर जो डीएनए है उसके सीक्वेंसेस को स्टोर किया जाता है। इधर आकर साइंटिस्ट अपने डेटा को सबमिट करते हैं, जो भी उन्होंने रिसर्च किया है या फिर कुछ भी नई चीज उन्होंने डिस्कवर की है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन वो जेन बैंक में अपलोड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी साइंटिस्ट ने कोई नई राइस प्लांट का कोई नया जीन है उसे डिस्कवर किया है, अगर किसी साइंटिस्ट ने राइस प्लांट का न्यू जीन डिस्कवर किया है, तो वो क्या करेगा, वो जेन बैंक में जाकर उस सारी इंफॉर्मेशन को अपलोड कर देगा ताकि जो बाकी साइंटिस्ट हैं उनको उस न्यू जीन के बारे में पता चल जाए और वो भी अपडेट हो जाए उससे रिलेटेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट की। सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है?
अब मान लो हमारे पास 2 डीएनए के सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। डीएनए 1 का सीक्वेंस है वन सेकेंड वेट। मैंने चैट बॉक्स में 2 डीएनए सीक्वेंसेस लिख के भेजी हैं, इनको एनालाइज करो और इन्हें कंपेयर करके मुझे बताओ ये सेम है कि ये दोनों डिफरेंट है। ये सीक्वेंसेस सेम है कि ये सीक्वेंसेस दोनों डिफरेंट है। कहाँ पर म्यूटेशन हो रहा है, किधर म्यूटेशन हो रहा है? एग्जैक्टली सी और ए के बीच म्यूटेशन हो रहा है। अब ये जो प्रोसेस आपने किया, एनालाइज किया इन दोनों सीक्वेंसेस को, इसी प्रोसेस को सीक्वेंस अलाइनमेंट कहा जाता है। सीक्वेंस अलाइनमेंट का मतलब क्या हुआ? सीक्वेंस को लाइन में अरेंज करके कंपेयर करना, सीक्वेंस को लाइन में अरेंज करके कंपेयर करना। जो मैंने आपको कोड्स लिख के भेजे, उधर म्यूटेशन, उधर डिफरेंस था ना दोनों सीक्वेंसेस में, तो मतलब उधर चांसेस हैं म्यूटेशन होने के, ठीक है। जस्ट वेट फॉर वन। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। सीक्वेंस अलाइनमेंट समझ में आया? जब आप कोड्स को अलाइन करते हो सीक्वेंस में और उनको कंपेयर करते हो, उस प्रोसेस को सीक्वेंस अलाइनमेंट कहा जाता है। समझ में आया सबको? ठीक है, अब मुझे बता सकते हो व्हाई दिस सीक्वेंस अलाइनमेंट इज इम्पोर्टेंट? सीक्वेंस अलाइनमेंट की मदद से हम लोग सिमिलर जीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे आपने मुझे ऊपर आइडेंटिफाई करा ना उस प्रोसेस के थ्रू कि ये तो सेम है, एक जो कोड है उधर डिफरेंस है, तो मतलब उधर म्यूटेशन होने की पॉसिबिलिटीज है। तो पहले इंपॉर्टेंस क्या हो गई, हम सिमिलर जीन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड क्या हो गई, हम किसी भी तरह की अगर म्यूटेशन है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड, इसकी मदद से हम एवोल्यूशन को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, अब अच्छा ओके, अब समझो दो तरह के अलाइनमेंट्स होते हैं। पहला होता है पेयर वाइज अलाइनमेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी अलाइनमेंट। पेयर वाइज अलाइनमेंट क्या होता है, जब हम लोग दो सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं, जैसा कि आपने ऊपर किया, दो सीक्वेंस देखे मैंने आपको डीएनए के, आपने उन्हें कंपेयर किया था, तो वो पेयर वाइज अलाइनमेंट।
दूसरा टाइप होता है मल्टीपल अलाइनमेंट। मल्टीपल अलाइनमेंट में क्या होता है? मल्टीपल अलाइनमेंट में जब आप लोग दो से ज्यादा डीएनए सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल अलाइनमेंट। समझ में आए दोनों तरह के अलाइनमेंट्स, पेयर वाइज अलाइनमेंट और मल्टीपल अलाइनमेंट। पेयर वाइज जब दो डीएनए सीक्वेंसेस को आप लोग कंपेयर करते हो, मल्टीपल जब दो से ज्यादा अलाइनमेंट्स को कंपेयर करते हो। मैं कोड लिख के भेजती हूँ। क्या आप इस कोड को मुझे रिवर्स अलाइन करके बता सकते हो? रिवर्स अलाइन कर, रिवर्स अलाइनमेंट करनी है आपको, सिर्फ अलाइनमेंट नहीं, रिवर्स अलाइनमेंट। क्या आप लोग इसको कर सकते हैं? पेयरिंग रूल कहा गया, ए के साथ टी पेयर होता है, तो ए की जगह ए को टी से तो रिप्लेस करो। रिवर्स करना है। अनीला एंड अर्चना, आपने जो लिखा है वो कोड तो ठीक है, बट आपने उसको सेम डायरेक्शन में अलाइनमेंट कर दिया, इसको रिवर्स करो। जो ये टी टी ए ए सी जी ए टी ऐसे अलाइन होगा, ये रिवर्स में बोला है मैंने। तो आप पिछले कोड से स्टार्ट करोगे, पिछले वाले को फर्स्ट पे लिखोगे बदल के। लास्ट कोड क्या थी? ए थी ना, ए को आप रिवर्स करोगे टी से। अदिति, वाई कहाँ से आ गया कोड में? वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड अंजलि। साक्षी, आपका कोड गलत है। भावना, आपका कोड ठीक है। समझ गए रिवर्स अलाइनमेंट क्या होता है? ध्यान से देखना, रिवर्स अलाइनमेंट पूछा है या सिर्फ अलाइनमेंट पूछा है। काजल, आपका भी ठीक है। किसी को सीक्वेंस अलाइनमेंट में कोई डाउट किसी तरह का अगर आपसे अलाइनमेंट पूछा है तो वो भी आप लोग कर देंगे, अगर आपसे रिवर्स अलाइनमेंट पूछा है तो वो भी आप लोग कर देंगे। सही अलाइनमेंट में लिख के भेजती हूँ। टी टी ए ए सी जी ए टी। सही अलाइनमेंट ये होगी इसका। अर्पू शर्मा, आपका भी ठीक है। अदिति सिंह, आपका भी ठीक है। कुसुम, आपका गलत है, क्योंकि जी को सी रिप्लेस करता है ना, इसीलिए अंकित सी पहले आएगा। हाँ जी, रिवर्स ये होता है, अगर मैं सिर्फ अलाइन करने को बोलती तो आप सीधा शुरू से अलाइन करना शुरू कर देते। ठीक है, चलो अब मैं नॉर्मल कोड भेजती हूँ, उसको नॉर्मल अलाइन कर दो बिना रिवर्स के। इस सीक्वेंस को सिर्फ अलाइनमेंट कर दो, इस सीक्वेंस का। चलो पिछला वाला आपको क्लियर हुआ, मैंने इसका आंसर लिख के भेजा। इस वाली अलाइनमेंट को भी लिख के बताओ मेरे को। इसको सिंपल अलाइन करो, चलो। टी ए जी सी ए टी सी जी ए टी।
आदित्य आपका ठीक है, अदिति का भी ठीक है, भावना का भी ठीक है, मंजीत आपका गलत है, अदिति करेक्ट, अर्पू शर्मा इनिशियल्स आपके गलत है, ए को तो रिप्लेस करो ना टी से। तो इसका सही कोड मैं लिख के भेज रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया ये क्या करना है। TAGCT दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप में से काफी बच्चों का आंसर करेक्ट है, जिसको कोई डाउट है तो आप इसको करेक्ट आंसर से मैच करके देख लेना। ठीक है, ये नॉर्मल अलाइनमेंट थी और जो हमने पहले की थी वो रिवर्स अलाइनमेंट थी। ठीक है, ओके अदिति, आप सबका सही है। ठीक है, मिस्टर राहुल, आई डोंट यूज इंस्टाग्राम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैं व्हाट्सएप भी यूज नहीं करती। चलो, नहीं मैं सिर्फ कीपैड वाला फोन यूज करती हूँ। ठीक है, चलो। अब आगे बात करते हैं हम लोग ब्लास्ट की। ब्लास्ट क्या होता है? ब्लास्ट की फुल फॉर्म होती है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल्स। बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ये ब्लास्ट की फुल फॉर्म होती है। ये करता क्या है ब्लास्ट? ब्लास्ट ये आपकी सीक्वेंस को डेटाबेस में सर्च करता है और सिमिलर सीक्वेंसेस बताता है। ब्लास्ट एक टूल है, सर्च टूल है, जो आपकी सीक्वेंस को डेटाबेस में सर्च करता है और उससे सिमिलर जो भी सीक्वेंसेस हैं उसके बारे में आपको बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डीएनए सीक्वेंस को डाला तो ब्लास्ट बोलेगा ये सीक्वेंस ह्यूमन जीन से मिल रही है, या फिर ये सीक्वेंस एक बैक्टीरिया के जीन्स के सिमिलर है। तो ब्लास्ट क्या ये काम करता है, आपको वैसी सिमिलर सीक्वेंसेस के बारे में बताता है। ब्लास्ट के स्टेप्स क्या होते हैं? आप उसमें सबसे पहले सीक्वेंस को एंटर करोगे, उसके बाद डेटाबेस जो है सर्च करेगा। आफ्टर दैट कंप्यूटर कंपैरिजन होगा सीक्वेंसेस के बीच में, उसके बाद आपको जो रिजल्ट है
जाएगा। आपने डेटा एंटर किया, फिर वो सर्च डेटाबेस में डेटा जो है वो सर्च होगा, उसके बाद सीक्वेंसेस को कंपेयर किया जाएगा। आफ्टर दैट जो आपको चाहिए था वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। समझ में आया? इसकी मदद से हम लोग सिमिलर डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंसेस को ढूंढ सकते हैं। अगर हमें किसी सीक्वेंस के बारे में नहीं पता कि ये किस चीज की सीक्वेंस है, मान लो आपको कोई रैंडम डीएनए सीक्वेंस मिली, तो आप अगर उसे सर्च इंजन में डालोगे ब्लास्ट के, तो वो आपको बता देगा कि ये अननोन सीक्वेंस जो है वो किसकी है, बैक्टीरिया की है, वायरस की है या किसकी है। दूसरा, इसकी मदद से हम लोग जेनेटिक रिलेशनशिप्स को एनालाइज कर सकते हैं। समझ में आया? जैसे गूगल सर्च इंजन काम करता है, वैसे ही ब्लास्ट का जो सर्च ब्लास्ट है वो काम करता है सिमिलर तरीके से। अब बात करते हैं डेटाबेस सर्चिंग की। डेटाबेस सर्चिंग क्या होता है? अब मान लो आप लोगों को कोई भी एक अननोन डीएनए सीक्वेंस मिली और आपको नहीं पता ये किस ऑर्गेनिज्म की है, तो आप क्या करोगे? तो आप उसको सर्च करोगे, जैसे गूगल पे सर्च करते हो सिमिलर तरीके से आप इस डेटाबेस को भी सर्च करोगे। बायोलॉजिकल डेटाबेस में उस इंफॉर्मेशन को सर्च करोगे, तो आप उस सीक्वेंस को एंटर करते हो तो आपको सिमिलर डेटाबेस जो है सिमिलर सीक्वेंस ढूंढ के दे देगा। ये होता है डेटाबेस सर्च। इसकी मदद से आप लार्ज बायोलॉजिकल डेटा सेट्स को सर्च कर सकते हो। जो यूजर्स हैं, दे कैन एंटर डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंसेस, then database searches for the matches, then you can retrieve the relevant biological information. This is fast and accurate data retrieval is essential. Okay, now let's talk about visualization tools. Visualization tools क्या होती हैं? कभी कभी कुछ चीजें आपको टेक्स्ट देखकर समझ नहीं आती, बट आप जब उस चीज का इमेज देखते हो तो आप समझ जाते हो कि वो चीज है क्या। तो वो टेक्स्ट को इमेज में जो कन्वर्ट किया जाता है वो इन विजुअलाइजेशन टूल्स की मदद से किया जा सकता है। जैसे मैं अगर आपको टेक्स्ट फॉर्म में डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं कि वो डबल हेलिक्स होता है, ट्विस्टेड लैडर होता है, उसके जो साइड्स होते हैं वो शुगर फॉस्फेट के बने हुए होते हैं और जो स्टेप्स होते हैं वो नाइट्रोजीनियस बेसिस से बने हुए थे। ये टेक्स्ट की फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो आपको उतने अच्छे से समझ नहीं आएगी। जब मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया तो आपको एकदम क्लैरिटी मिल गई कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो जो विजुअलाइजेशन टूल्स होती हैं, दे हेल्प टू रिप्रेजेंट द बायोलॉजिकल डेटा इन अ ग्राफिकल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, हम डीएनए स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं डायग्राम्स के थ्रू, प्रोटीन्स के मॉडल्स देख सकते हैं, चार्ट्स और ग्राफ्स की फॉर्म में अपने टेक्स्ट या अपने डेटा को समझ सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी बना देते हैं समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पाईमोल करके एक विजुअलाइजेशन टूल्स है जिसकी मदद से हम प्रोटीन स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। समझ में आए सबको? ये विजुअलाइजेशन टूल होती है जिसकी मदद से हम लोग प्रोटीन स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, समझे सब लोग? चलो, अब तुम लोग इसका स्क्रीन, अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स। ये जो टूल्स होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इसकी मदद से रिसर्च का जो है वो टाइम बचता है, जो हमारी एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव होती है। इसकी मदद से हम लार्ज स्केल डेटा को एनालाइज कर सकते हैं आसानी से और जल्दी से। इसकी ये जो है ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं साइंटिफिक डिस्कवरीज को। ठीक है, नाउ दिस इज योर असाइनमेंट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स एंड देयर यूजेस। तीन टूल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जेन बैंक, ब्लास्ट और विजुअलाइजेशन टूल्स। इन तीनों को आप एक्सप्लेन करोगे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स क्या होता है वो ब्रीफली बताओगे, फिर इनके इन टाइप्स को यूज करोगे और इन पर्टिकुलर चीजों का, जेन बैंक का, ब्लास्ट का और विजुअलाइजेशन टूल्स
इनका काम बताओगे कि ये क्या करते हैं. दिस इज द टॉपिक ऑफ योर असाइनमेंट एंड यू हैव टू कवर दीज टॉपिक्स. स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लिया? पाइमोल कोई कॉम्प्लेक्स एक्रोनियम नहीं है, बट इफ यू वांट, ये दो पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है. जो ये पाइमोल विजुअलाइजेशन टूल है ना, ये दो पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है. पी स्टैंड्स फॉर पाइथन, ठीक है. और जो MOL है, दैट स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर, विच रेफर्स टू 3D मॉलिक्यूलर ग्राफिक्स. ओके. वॉरेन डी लैनो ने इसको डेवलप किया था. ओके. अच्छा, असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लिया आप सबने? ठीक है. किसी को कोई डाउट है? किसी को आज के सेशन में कोई डाउट है? पाइमोल का फुल फॉर्म समझ में आ गया? The PY stands for Python and MOL refers to molecule or molecular, which represents the 3D graphical representation. ठीक है, समझ में आया आप सबको? असाइनमेंट में you have to talk about 3 bioinformatics tools. चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? कल क्या है? फ्राइडे है ना, फ्राइडे को क्लास होती है. ये सैटरडे संडे नहीं होती है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है. चलो, आप लोग अब मुझे बताओ, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स? यस था ना, सैटरडे संडे ऑफ होता है. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स?
यस, ऑब्जेक्टिव क्या है बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स का? इट इज यूज्ड टू एनालाइज बायोलॉजिकल डेटा यूजिंग कंप्यूटेशनल मेथड्स। ठीक है। कल का असाइनमेंट मैंने आज क्लास स्टार्ट हुई तब दिखाया तो था सबको। कैलेंडर ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, मेरे हाथ में क्लासेस का स्केड्यूल चेंज करना नहीं है। अच्छा, आउट ऑफ ब्लास्ट, जेनबैंक, पाइथन एंड एक्सेल, इनमें से बायोलॉजिकल डेटाबेस कौन सा है? ब्लास्ट, जेनबैंक, पाइथन, एक्सेल, इनमें से बायोलॉजिकल डेटाबेस कौन सा है? वाओ अंकित, पाइथन है। ब्लास्ट एक टूल है, मैंने डेटाबेस के बारे में पूछा है। यस, जेनबैंक है, वो है एक बायोलॉजिकल डेटाबेस। अच्छा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ब्लास्ट? ब्लास्ट की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। सर्च टूल, सीक्वेंस टूल नहीं। ठीक है। अच्छा, ब्लास्ट का प्राइमरी यूज क्या है? ब्लास्ट का प्राइमरी यूज क्या है? सीक्वेंस अलाइनमेंट है और सिमिलैरिटीज को ढूंढना है। ठीक है। ओके, नाउ टेल मी व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन जेनबैंक? जेनबैंक में हम किस तरह के डेटा को स्टोर करते हैं? ऑप्शन वन इज फाइनेंशियल डेटा, ऑप्शन टू इज वेदर डेटा, ऑप्शन थ्री इज genetic sequence, and option 4 is chemical formulas. जेन बैंक में किस तरह का डेटा स्टोर किया जाता है? करेक्ट, जेनेटिक सीक्वेंस। ओके। अच्छा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स? What is the purpose of data visualization tools in bioinformatics? विजुअलाइजेशन टूल्स का क्या यूज होता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में? विजुअलाइजेशन टूल्स क्या करते हैं? हमारे टेक्स्ट बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है उसको ग्राफ्स और चार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं,
ताकि हम उसे आसानी से समझ सकें. Exactly, visualization tools help represent biological data in graphical form. Exactly, we could come to know about the structure of protein base sequence. DNA का structure ये हमें आसानी से समझ में आता है. जो कॉम्प्लेक्स चीजें हम टेक्सचुअल फॉर्म में नहीं समझ सकते वो हम विजुअलाइजेशन टूल्स की मदद से उनको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू ग्राफिकल और इमेज फॉर्म. सो दैट वुड बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड. ठीक है. ठीक है. आज के सेशन में किसी को कोई डाउट, कुछ समझना हो, किसी तरह की दिक्कत, कुछ क्लियर ना हुआ हो, कोई प्रॉब्लम, यू ऑल आर फ्री टू आस्क मी. असाइनमेंट लिख लोगे ना, जेन बैंक, लास्ट और विजुअलाइजेशन टूल्स के बारे में लिखना है. ठीक है. एंड यूल ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स. चलो, we shall end the class here. See you guys tomorrow. Okay. Thank you so much. Thank you so much everyone for cooperating. See you guys. Bye. Thank you.